तो चलिए आज मेरा भाग 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल भाग 5 में 4 गो वीडियो बन गया। तो आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट मेरा क्या है, संघ की न्यायपालिका। ठीक है ना, संघ की न्यायपालिका के बारे में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो न्यायपालिका का जरूरत क्या है, तो संघ की न्यायपालिका की जरूरत क्या है, तो विधि का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। यह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायपालिका क्या है कि व्यक्ति की अधिकारों की रक्षा करता है। तो संघ की न्यायपालिका की जरूरत क्यों है, तो विधि का शासन बनाए रखेगा और फिर यह व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करेगा। यह न्यायिक विवादों को सुलझाएगा और फिर यह देश में लोकतंत्र को स्थापित करने में मदद करती है। न्यायपालिका ही संविधान का संरक्षक कहलाती है। न्यायपालिका ही संविधान का संरक्षक कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। यह विधायिका द्वारा स्थापित कानून की व्याख्या करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका को रखने के उपाय, स्वतंत्र न्यायपालिका के कथन रखने के उपाय। न्यायाधीश की नियुक्ति में पारदर्शिता होना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए और पद से हटने की स्थिति में ही न्यायपालिका कोई मामला संसद में जाना चाहिए। जब तक कोई न्यायाधीश वर्किंग पीरियड में है तो उसका कोई भी वर्क जो है वो कहाँ नहीं जाएगा, तो संसद में नहीं जाएगा। और पद से हटने के बाद भी कोई मामला उसका जो किया हुआ है अच्छा बुरा वो संसद में जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। और उसके बारे में दिया गया है उसका कार्यकाल जो होता है, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। ठीक है, और अगला नंबर पॉइंट है 3, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कोई कमी नहीं की जानी चाहिए। न्यायाधीश का जो वेतन और भत्ता है उसमें कहीं से कोई कमी नहीं करनी चाहिए। न्यायाधीश के वेतन एवं भत्तों का भार भारत के संचित निधि पर होना चाहिए। तो भारत के संचित निधि जो है इस पर किसका भार है, न्यायाधीश का जो भी वेतन भत्ता मिलता है वो कहाँ से मिलता है, भारत के संचित निधि से। न्यायालय की अवहेलना करने पर न्यायपालिका के पास दंड देने का अधिकार होता है। अगर न्यायालय की आप अवहेलना कीजिएगा तो न्यायपालिका को अधिकार है कि आपको दंड। अनुच्छेद 50 के तहत राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक करे। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करना है। अब आते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 124 ये बहुत बार पूछा गया है। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 124 में ही कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो 24 का दूसरा में अनुच्छेद 24 का 3, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। अगर किसी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना है तो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए उस आदमी का। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए वह 65 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। जो व्यक्ति क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश बनना है तो 65 वर्ष से कम उम्र होना चाहिए। वह न्यूनतम 5 वर्ष अन्य न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो, 5 वर्ष किसी अन्य न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस जो बनता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनता है, तो उसका एज 65 वर्ष होना चाहिए या किसी न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 5 नंबर पर, या 10 वर्ष अन्य न्यायालय में वकालत किया हो। अगर 10 वर्ष किसी अन्य न्यायालय में वकालत किया हो तो ये हुआ सर्वोच्च न्यायालय की गणपूर्ति। तो बेंच जो बनता है 3 जज का बेंच बनता है। अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 125 कह रहा है, आर्टिकल 125 कह रहा था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्तों एवं पेंशन के बारे में। 125 आर्टिकल में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्तों एवं पेंशन के बारे में। उसके बाद क्या 126 में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उसका कार्यभार संभालेगा। आर्टिकल 126 कहता है कि अगर न्यायाधीश नहीं होगा तो
मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं होगा तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा वही मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट स्लाइड। शतार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 127 अनुच्छेद 127 अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कार्य एवं शक्तियां। आर्टिकल 138 के तहत संसद को अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में बढ़ोतरी कर सकता है। आर्टिकल 138 कहता है कि संसद को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के शक्ति में बढ़ोतरी कर सकता है। प्रारंभिक आधिकारिकता होता है, 7 नंबर पेज पे आ जाता है। प्रारंभिक आधिकारिकता क्या होता है? आर्टिकल 131 किसी मामले की सुनवाई सीधा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ऐसे तो कोई भी केस होता है, मुकदमा होता है तो पहले लोअर कोर्ट में जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन कुछ ऐसा मामला है जिसमें डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो कौन कौन सा मामला है? आर्टिकल 131 के तहत आप डायरेक्ट कुछ ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मामला कौन सा है इसके बारे में देख लेते हैं। मौलिक अधिकार से वंचित करना। अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार से वंचित करता है तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। भारत सरकार एवं एक या अधिक राज्य के बीच विवाद हो। भारत सरकार और एक या अधिक बीच के राज्य के विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट में वो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच अगर विवाद हो तो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अपीलीय आधिकारिकता। इसके तहत निचली अदालत द्वारा दिए गए किसी भी फैसला पर सर्वोच्च न्यायालय पुनः विचार कर सकती है। अपीलीय न्यायालय भी इसको कहा जाता है कि आप अपील कीजिएगा और उसके द्वारा जो दिया गया है फैसला, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जो भी जजमेंट है, मतलब फैसला है, उस पर पुनः विचार करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकता है। ठीक है, इसलिए अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। संवैधानिक विवाद पर अपील। तो 132 आर्टिकल 132 इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वे आर्टिकल 132 के तहत यह अधिकार है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार कर सकती है, जांच कर सकती है। वह चाहे तो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसला रद्द कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट के द्वारा जो दिया गया फैसला है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि यह फैसला गलत दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, तो वह फैसला बदल सकता है। सिविल विवाद पर अपील। सिविल विवाद पर अपील अनुच्छेद 133 आर्टिकल 133 कहता है अगर हाई कोर्ट किसी भी संवैधानिक मामले पर सुनवाई कर के कोई भी फैसला करता है तो पुनः विचार और जांच सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। अनुच्छेद 133 कहता है कि हाई कोर्ट अगर कोई मामला में क्या करता है, सुनवाई कर कि कोई भी फैसला अगर कर देता है हाई कोर्ट तो पुनर्विचार और जांच सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। आपराधिक विवाद पर अपील। जब आपराधिक विवाद हो तो अपील कैसे करना है हाई कोर्ट में। अनुच्छेद 134 विशेषाधिकार पर अपील। 136 के तहत विशेषाधिकार पर, विशेषाधिकार 136 आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वह भारत क्षेत्र के किसी भी न्यायालय के द्वारा किसी भी निर्णय पर विशेष अपील करने का आदेश दे सकता है। तो आर्टिकल 136 के तहत यह सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट को पावर है, शक्ति है कि किसी भी निर्णायक विशेष अपील पर अपना आदेश दे सकता है। ठीक है। न्यायिक पुनर्लोकन की शक्तियां। आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति है, वो फिर से वही होता है, फैसला को देख सकता है। आर्टिकल 137 संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो
ठीक है, अभिलेख न्यायालय 129 के तरह आता, 129 के तहत आता है अभिलेख न्यायालय। ठीक है, 9वां के बाद 10वां। परामर्श शक्ति, परामर्शदक्षी शक्ति, आर्टिकल 143 संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना, संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट है किसी भी मामले को एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति। आर्टिकल 139 के ए के तहत कोई भी मामला एक दूसरा हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। आर्टिकल 139 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सदैव राष्ट्रीय, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति कार्यालय के समीप होना चाहिए। आर्टिकल 130 के तहत, तो आर्टिकल 130 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो होगा वह देश के राजधानी में होगा या फिर राष्ट्रपति के कार्यालय के समीप होगा सुप्रीम कोर्ट। आइए नेक्स्ट, नियंत्रण महालेखा परीक्षा 148 बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नियंत्रण महालेखा परीक्षा किस आर्टिकल के तहत आता है? तो 148 के तहत भारत का एक नियंत्रण महालेखा परीक्षक होगा, 148 में दिया गया है। इसका नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 148 का फर्स्ट, इससे बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद से हटा, इसे बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद से हटाना जाएगा। ठीक है, तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो होता है उस पर भी इम्पीचमेंट ही, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर इम्पीचमेंट होता है वैसे ही इस पर इम्पीचमेंट करके ही इसको हटाया जाता है। आर्टिकल 148 का 2 कह रहा है शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति करवाता है। नियुक्ति के पश्चात इसे भत्ता में कोई भी कमी नहीं की जाएगी। ये जो है नियंत्रण महालेखा परीक्षा, इसके वेतन भत्ता में कोई कमी नहीं की जाएगी। 148 का 4, सेवा ब्रांच होने के बाद वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। अगर सेवानिवृत्त हो गया तो ये कोई भी लाभ के पद पर नहीं वर्क काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 148 का 5, कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होगा या फिर 65 ईयर होगा, तो मैक्सिमम 6 वर्ष हो सकता है। तो इस दोनों में से जो पहले पूरेगा, 6 वर्ष 65 वर्ष। आइए, अनुच्छेद 148 का वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर होगा। कार्य एवं शक्ति होता है। आर्टिकल 149, नियंत्रण महालेखा परीक्षक संघ या राज्य या किसी भी सरकारी प्रभाव के लेखे जोखे का निरीक्षक करता है। कैग जो होता है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो होता है वो क्या करता है? राज्य के किसी सरकारी प्रभार के लेखे जोखे का निरीक्षण करता है। 150 के आर्टिकल 150 में कह रहा है संघ एवं राज्य के लेखे जोखे का प्रारूप समिति द्वारा कैग CAG की सलाह पर तैयार किया जाता है। अनुच्छेद 151, कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। आर्टिकल 151 के तहत कैग नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष? राष्ट्रपति और राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस तरह से आज मेरा भाग 5 खत्म हो चुका है। अब जो भी भाग है वो छोटा छोटा भाग है, बहुत बड़ा नहीं भाग है। उसमें एक वीडियो बनेगा, अगर थोड़ा लंबा बना देंगे तो दो एक ही भाग में आ जाएगा। तो ठीक है, आप लोग देखते रहिए कंटिन्यू। और ये भाग 5 मेरा खत्म हो चुका है, तो आप लोग देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।